तो रोहित और प्रिया इंडिया से नए नए आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट पीआर तो आजकल सरकार ने मुश्किल ही कर दिया है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो इमिग्रेंट्स आए, उन्होंने कोई अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या वो सही में घर ले सकते हैं? अभी वो नए नए आए हैं। नया आदमी कब तक रहता है कनाडा में, ये इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती जब है, तक वो क्योंकि धक्के ना खा ले। लोग तो हमें भी अभी तक भी नया बोलते हैं। जब जी जो जीडीएस है, ग्रॉस डेट सर्विस रेशियो, ये 39 होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो टीडीएस है, टोटल डेट सर्विस रेशियो। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्पेशली जो इंडियन इमिग्रेंट यहाँ आते हैं जब, कि कौन सी वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी जीडीएस और टीडीएस आउट हो जाती हैं? ये बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो क्या हम लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा उठा के आप कैसे अलग हो बैंक से? वो देखते हैं कि ये बंदा है, मेरा दोस्त है, वो मेरे से 2 साल पहले आया था या 3 साल पहले आया था, उसके पास 1 मिलियन का घर है, तो मैं उसकी सैलरी मेरी सैलरी सेम है, तो मैं भी 1 मिलियन का लेता हूँ। क्वालिफाइंग रेट, क्योंकि जो आपका वहाँ दिख रहा है और जो जिस रेट पे आप क्वालिफाई करते हो वो डिफरेंट होते हैं, राइट? बिल्कुल different उसके बारे में होते हैं। जरा बताओ। डाइवर्सिटी सुनने को मिलती है, कोई 5% पे ले रहा है, कोई 10% पे, कोई 15% पे, कोई 20% पे। ये कैसे डिफर कर रही हैं ये चीजें? तो आपका जो फर्स्ट घर है ना, दैट शुड नॉट। कुछ मोमेंट ऐसे भी आ जाते होंगे कि वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट में जाने लग गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, कई बार वो नेगेटिव में भी चला जाता है। तो ये तो आप चीटिंग कर रहे हो सर, कि अभी आपने पीछे 5 साल बोल दिया। 5 मौके मिलने वाले हैं, और जब आप रिन्यू करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन रहती है। क्या? तो वेरी गुड। ये तो फिर आप $100-200 महीने में आप कार ले सकते हो इस हिसाब से। तो रोहित ने और प्रिया ने प्री अप्रूवल ले लिया था जी, और प्रॉपर्टी अपनी देखनी शुरू कर दी थी, ऑल गुड, राइट? और प्री अप्रूवल बैंक से लेके दे रखा आपने उनको जी। और अब प्रिया की नौकरी चली गई, मार्केट ऐसी ही चल रही है। बिगेस्ट रिग्रेट क्या होता है बायर्स का घर लेने के बाद? ओके, बिगेस्ट मॉर्गेज मिथ। गगन पाजी, नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बस एकदम बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले लॉन्ग टाइम टॉक थी हमारी इस पॉडकास्ट पे आने की। सीधा टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट ना बड़ा फोकस्ड रहने वाला है, क्योंकि हम कोई इमिग्रेशन जर्नी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। ये पॉडकास्ट रहने वाला है मॉर्गेज के ऊपर, बिकॉज यू आर ए लाइसेंस्ड मॉर्गेज एजेंट राइट हेयर इन ओटावा, है ना? और स्पेसिफिकली इसकी ऑडियंस रहने वाली है, क्योंकि हम ये हिंदी में बनाने वाले हैं। तो 2 मेन पॉइंटर हैं कि ऐसे इमिग्रेंट्स जो इंडिया से नए नए आते हैं या वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो हमारी मेन टारगेट रहने वाली है। और क्योंकि न्यू इमिग्रेंट हैं तो क्योंकि इसमें ना बड़ा कंपैरिजन सा रहता है, क्योंकि वो वहाँ इंडिया में सुनते आए हैं कि होम लोन जब भी वो नया घर लेते हैं, राइट, यहाँ आता है मॉर्गेज का कंसेप्ट, राइट? तो वो सारी नॉलेज जो है एक न्यू कमर की, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बड़ी बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। और आई वांट कि आज के पॉडकास्ट में हम एक सिनेरियो बनाएं, उस सिनेरियो को बेस पे हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे 2 नए गेस्ट, रोहित और प्रिया से, जो कि अभी अभी इंडिया से नए नए आए हैं। जी, थैंक यू चंद्र भाई। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि जैसे हम लोग कुछ साल पहले थे, यू वांट टू रीलिव दैट एक्सपीरियंस, है ना? तो ठीक है, यू गॉट इट। श्योर। तो रोहित और प्रिया इंडिया से नए नए आए हैं, वर्क परमिट पे आए हैं, क्योंकि डायरेक्ट पीआर तो आजकल सरकार ने मुश्किल ही कर दिया है। और ये मान लो कि दोनों के पास जॉब तो है, तकरीबन 1,10,000 1,15,000 दोनों की कंबाइन इनकम बनती है। आ गए हैं, वर्क करते हैं, घर नहीं है यहाँ उनका खुद का, ठीक है, वो रेंट उन्होंने कर लिया है, लेकिन घर है नहीं, लेकिन घर लेने का सपना बरकरार है, जो हर एक इंडियन का, एक इमिग्रेंट का होता है। तो पहले तो ये बताओ कि क्या वो सही में घर ले सकते हैं? अभी वो नए नए आए हैं। ओके, सो वेल चंद्र, आपको पता है अभी जो चेंजेस हुई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सो जब तक उनके पास रेजिडेंसी नहीं आती है, टेक्निकली दे कैन नॉट बाय अ हाउस, और अगर वो लेना चाहते हैं देन दे विल हैव टू पे सिक्योरिटी विच इज़ क्वाइट हैवी। तो बेसिकली आई वुड से कि जब तक उनकी रेजिडेंसी नहीं आती है तब तक वो रेजिडेंसी का मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, पीआर। ओके, बट पीआर यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है कि सिर्फ पीआर आनी ज़रूरी नहीं है। उनके पास अगर पीआर उनका प्रोसेस अप्रूव हो जाता है, दे आर स्टिल एलिजिबल, तो बैंक उसको कंसिडर करता है। ओह ओके, तो टाइमलाइन तो हो गई कि लगभग उनका पीआर आ जाना चाहिए, राइट? तो जब वर्क परमिट पे कोई आता है तो तकरीबन शायद उसको 1,000 दिन पूरे करने होते हैं।
कुछ या एक्चुअली इमिग्रेशन के लिए आई एम नॉट द गुड पर्सन या टू 3-1 साल मान के लेते हैं हम रफली, जी, क्योंकि जी। ये सही बात है कि एक डिस्क्लेमर की भी हम में से कोई भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन लॉयर या एजेंट कंसल्टेंट नहीं है, जी बट मोटा मोटी 3 साल मान लेते हैं। तो ये 3 या साल जो है, इज इट वर्थ इनफ कि वो एलिजिबल हो जाएंगे चीज़ों को? बिल्कुल ऑफ कोर्स 3 साल मोर देन सफिशिएंट टाइम है। तो बेसिकली आपको नया घर लेने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपना क्रेडिट बिल्ड करना है। तो वो कोई भी कार लीज लेते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उनका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाता है, क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक न्यू कमर के लिए वो ज़रूरी होता है। जब आप मॉर्गेज की फाइल लगाते हो किसी बैंक के साथ तो वो सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है। तो 3 साल इज़ अ गुड टाइम, दे कैन बिल्ड देयर क्रेडिट हिस्ट्री। सेकेंड थिंग इज़ डाउन पेमेंट। तो अब आपको भी पता है कि आज की डेट में थोड़ी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो इट्स ए चैलेंज, राइट? तो Yes. या तो बाकी न्यू कमर जब भी आता है तो अगर मान लो कोई वर्क परमिट आता है, शायद $20-30,000 तो लेके ही आता है। वो रिक्वायरमेंट भी है गवर्नमेंट की शायद। वो उसको यूज़ कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके फंड जो हैं वो 3 महीने से ज़्यादा पुराने हैं आपके अकाउंट में, आप उसको एज ए डाउन पेमेंट यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो क्वेश्चन फ्रॉम बैंक। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मान लो कि उस 3 साल को अगर उसको यूटिलाइज करना है ना बंदे को, तो सबसे पहला होगा कि उसको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है, राइट? जी तो ये क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए क्या टिप्स हैं कि पॉजिटिव ग्राफ की टुवर्ड्स ही जाए, नेगेटिव की तरफ ना जाए? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की, सबसे पहले तो उसको क्रेडिट कार्ड एक या 2 क्रेडिट कार्ड लेने होंगे। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि उन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मिस नहीं होनी चाहिए। मिस हो गया तो वो एक इशू आएगा आपके लिए। ओके, तो क्या ऐसा कुछ तरीका है कि दे कैन मेक श्योर 100% की मिस कभी ना हो? या उसके लिए तो है, वो आप ऑटो पेमेंट लगा सकते हो, बट Okay. कई लोग नहीं उसके लिए कंफर्टेबल होते, तो दे कैन मार्क एज इन देयर कैलेंडर कि इस डेट को मेरी स्टेटमेंट आती है, इस डेट को मेरे को पेमेंट करना है, तो दैट्स अ गुड वे। बट सेकंड थिंग इज आप कार लोन लेते हो, तो कार लोन लेते हो तो वो ऑटो डेबिट जाता है, वो दोनों चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 क्रेडिट कार्ड लेके बैठ जाओ, दैट्स अगेन गोइंग टू बी क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको जो बैंक आप जिसके साथ आप बैंकिंग कर रहे हो वो आपको क्रेडिट कार्ड देगा, उसकी लिमिट ठीक ठाक लिमिट रहेगी, उस लिमिट के ऊपर आप काम कीजिए। ध्यान रखिए कि 30% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन ना हो, रूल ऑफ थंब ये है। अगर आपकी यूटिलाइजेशन 30% से ज़्यादा जाती है उसको पे कर दो, ब्रिंग इट डाउन, तो दैट विल हेल्प यू नो बिल्ड द क्रेडिट। ओके, दैट्स नाइस। जैसे हम क्योंकि क्रेडिट रिपोर्ट्स की या क्रेडिट स्कोर की बात कर रहे हैं, जी तो जब कोई बंदा बिल्कुल नया आता है तो उसका क्रेडिट स्कोर यहाँ एग्जिस्ट करता है या द डे ही लैंड हियर तब से वो शुरू करता है बिल्डअप करना? जी, तब से शुरू करता है बिल्डअप करना, तो उससे पहले कुछ नहीं होता, उनको कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो इमिग्रेंट्स आए, उन्होंने कोई अपना क्रेडिट कार्ड नहीं लिया और उनकी क्रेडिट हिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसके लिए वो रिकमेंडेड है कि आप एटलीस्ट एक या 2 क्रेडिट कार्ड लो और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी चालू करो। हमारे लोगों के साथ ना एक और आई डोंट नो कि वर्ड मुझे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, बट दैट्स ओके। एक चुल होती है कि लग्जरी गाड़ी ले लेना यहाँ आते ही। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि नौकरी लग गई है, दोनों वर्क कर रहे हैं और उनको गोइंग फर्दर हाउस भी लेना है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या राय रहेगी कि कितना जो बजट है इज़ गुड इनफ या स्मार्ट इनफ कि इतना बजट की कार वो ले लें, क्योंकि कार इज़ ए नेसेसिटी, अदरवाइज विंटर्स में निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं देखिए, एब्सोल्युटली कार इज नेसेसिटी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको हो सकता है आपको 2 कार चाहिए हो, बट दैट डजंट मीन के आप टॉप नोच कार लो पहले ही, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी EMI ज़्यादा होगी, उसकी मंथली पेमेंट ज़्यादा होगी, तो बाद में जब आप लोन अप्लाई करोगे घर के लिए तो वो तब आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तब वो आप उसको आपकी एक रेशोज रहती हैं TDS, जो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं इसके बारे में अलग से, तो वो आपकी उस रेशो को हिट करेगा, तो आपको बैंक मना करेगा, या तो आपको उसको पे ऑफ करना पड़ेगा लोन को, या फिर आप एलिजिबल नहीं होगे उसके लिए।
तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। ओके अच्छा, कोई न्यू कमर्स के स्पेसिफिक प्रोग्राम भी रहते हैं? कोई लेट्स से कि अभी हमने इस सिनेरियो में तो मान लिया कि वो वर्क परमिट के ऊपर आए हैं, लेट्स से कि अगर कोई सीधा वर्क पर पीआर पे आ गया है जी और उसको विद इन ईयर ही थिंक कि मैं घर ले सकता हूँ सब कुछ, तो कुछ न्यू कमर्स के प्रोग्राम्स रहते हैं बैंक के पास, लेंडर्स के पास? जी बिल्कुल। फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए तो बहुत सारे इंसेंटिव्स रहते हैं, फेडरल की तरफ से भी रहते हैं और बैंक्स भी आपको हेल्प करती है लेने में। और जब आप फर्स्ट घर ले रहे हो तो आप ओबियसली आप CMHC से इंश्योरेंस ले सकते हो। दैट मीन्स आपको डाउन पेमेंट कम करने की ज़रूरत है। तो या दे गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। कई बार कुछ लेंडर्स और बैंक बोलते हैं ना कि भाई न्यू कमर है, हम नहीं कंसिडर करेंगे, जैसे 2-3 साल जब तक नहीं हो जाते हैं। तो देयर आर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स जिसके अंदर उनको एंटर कराना पड़ता है, या जर्नली उनकी नॉर्मल फाइल लग सकती है? नहीं, ये कोई स्पेसिफिक ऐसी ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। उनकी फाइल नॉर्मल फ्लो में लगती है, एज लॉन्ग एज आप ये शो करते हो कि आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आपका स्टेटस वैलिड है, आपके पास डाउन पेमेंट है और आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है, यू आर गुड टू गो। आप 6 महीने पहले आए हो, 1 साल पहले आए हो, जब आप फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे ही, यू कैन क्लेम दैट। वो जब आप क्लोजिंग करोगे तो आपके लॉयर आपको और अच्छे से बता पाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि उनको कोई स्पेसिफिक पीरियड पूरा करना पड़ेगा एंड उसके बाद वो घर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके चलो मान लो कि अब उनका ये इनिशियल पीरियड निकल गया, वो नए नहीं रहे या समथिंग, जो भी उनका PR लग गया, राइट? तो अब दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट हो आ जाता है कि क्या वो सच में घर ले भी सकते हैं? आई मीन नॉट ले भी सकते हैं, वो घर कितने का ले सकते हैं? यानी हु विल डिसाइड कि उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, यानी वो कितना पैसा घर पे लगा सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपका आंसर देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि नया आदमी कब तक रहता है कनाडा में, ये इसके ऊपर एक अलग से डिबेट हो सकती है, क्योंकि लोग तो हमें भी अभी तक भी नया बोलते हैं, जब बल्कि हमें काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। बट या ऑन ए सीरियस नोट, या तो अब आपका क्वेश्चन है कि घर ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। कितने का ले सकते हैं? ये ऐसे बताना तो पॉसिबल नहीं है कि कितने का ले सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर चाहिए। उनकी ग्रॉस इनकम क्या है वो काउंट करेगी, उनके पास डाउन पेमेंट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जिसके बेस पे क्वालिफाई करना है। दैट्स अ बिग फैक्टर जो किसी के कंट्रोल में नहीं है अभी। एग्जैक्टली। तो वो जब तीनों चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, वी हैव स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, उनका डाटा डालेंगे, उनकी फाइल प्रिपेयर करेंगे, देन हम पता कर सकते हैं। कौन डिसाइड करता है कि कितना अफोर्डेबिलिटी है उनका? जी, उसके लिए डिसाइड करते हैं बैंक्स, डिसाइड करते हैं, वी कैन आल्सो डिसाइड। तो जब हमारे पास उनके सारे नंबर्स आ जाते हैं, उनकी क्या इनकम है, उनके क्या एक्सपेंसेस हैं, बेसिकली क्या मंथली जा रहा है, उन सबको कंसिडर करते हुए डाउन पेमेंट कितनी है, क्या क्या सोर्सेज हैं, किस किस को हम कंसिडर कर सकते हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आज की डेट में ऑफर हो रहा है, उसके बेस पे हम लोग उनको बता सकते हैं कि कितना वो अफोर्ड कर पाएंगे घर को। आज की डेट में तो क्योंकि बैंक्स ने भी फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए इंश्योर्ड के लिए 30 ईयर एमोर्टाइजेशन कर दिया है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा वो और ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे। सो बाजी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने अभी रेशोज के बारे में बात करी थी, आई वांट कि हम उसके बारे में भी बात कर लें क्योंकि हम अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इसको ज़्यादा मैथमेटिकल टेक्निकल ना बनाएं, ताकि एक न्यू कमर को समझ में आए कि ये रेशोज क्या होती हैं। पहले तो बताओ कौन सी रेशोज होती हैं? या नहीं, जो आपने बात बोली है बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तो मैंने अपना घर लेना था, मैं भी ये सब चीज़ें सुन के ना थोड़ा सा मतलब सोच रहा था कि यार ये क्या होता है, GDS क्या होता है, TDS टू मच टेक्निकल लगता है। तो वो या हम उसको नहीं छेड़ेंगे। तो ऐसा समझते हैं हम कि दो चीज़ें हैं। एक तो बैंक ये देखना चाहता है कि आप कितना कमा रहे हो, मंथली कितना आपके घर में आ रहा है, उसके बेस पे उनके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे वो कैलकुलेट करते हैं कि इतनी आप मंथली घर के लिए निकाल सकते हो EMI के लिए। दैट्स वन थिंग। अब उसके ऊपर दिखता है कि आप एक्स्ट्रा क्या खर्चे कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा खर्च जैसे हमने बात की कार लोन की, या स्टूडेंट लोन होता है ना, या कोई पर्सनल लोन होता है, तो वो सब जो है अक्यूमुलेट होता है, वो कंसिडर होता है अलग से।
तो ये दो अलग अलग रेशोज निकालते हैं। ये बैंक के सिस्टम बने हुए हैं जो पूरे कनाडा में सेम ही यूज होते हैं सब बैंक्स के साथ, हमारे साथ भी वही है। तो वो रेशोज डिसाइड करती हैं कि आप इतनी मॉर्गेज अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपकी जो रेशोज है वो विद इन द लिमिट रहनी विद इन चाहिए। लिमिट रहनी तो चाहिए। कुछ आइडिया है, आई अंडरस्टैंड कि डिफरेंट लैंडर्स का डिफरेंट रहता हो, बट एक स्टैंडर्डाइज सा एक बेंचमार्क देना हो तो जी। जीडीएस या टीडीएस ये कितने % से जी नीचे रहना चाहिए? जी, जो जीडीएस है ग्रॉस डेट सर्विस रेशियो ये 39 होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो टीडीएस है टोटल डेट सर्विस रेशियो ये 44। इससे ऊपर जाएगा तो बैंक आपकी फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बट लेट्स नॉट डिस्कस दैट। हाँ, उसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए ये था। तो ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स हैं बैंक्स के जिसमें वो इसमें थोड़ा सा आपको अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा और जाने के लिए, बट वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए आई वोंट रिकमेंड दैट। अगर थोड़ा सा सोच के देखें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो स्पेशली जो इंडियन इमिग्रेंट यहाँ आते हैं जब, कि कौन सी वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी जीडीएस और टीडीएस आउट हो जाती हैं? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। सबसे पहली गलती तो वही है जो आपने पहले बोली थी, बड़ी वाली गाड़ी। ओके। वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है लोगों को, क्योंकि आप ले तो लेते हो और उसकी 5 साल की आपकी बन जाती हैं, किस्तें बन जाती हैं, बैंक आपसे लेता है। पर जब अपने घर लेना है तो आपकी टीडीएस आउट हो जाती है। अब वो या तो आप गाड़ी रखो या घर रखो। अब ये तो हमें डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेटस सिंबल या अपना घर। तो ये स्टेटस सिंबल की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो इमिग्रेंट हैं वो यहीं पे गलती करते हैं। अपना आते ही अपना स्टेटस बनाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करते हैं जो कि उनको बाद में परेशान करती हैं। दूसरा है बहुत सारे क्रेडिट कार्ड लेना, जैसे मैं पहले बात की। लोगों को मतलब इंडिया में तो ये आदत है अपनी। इंडिया में आपने भी देखा होगा कि लोग घर में आते हैं क्रेडिट कार्ड बना के चले जाते हैं। तो वो वाली गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अब ठीक है, एक वीज़ा ले लो, एक मास्टर कार्ड ले लो, दैट्स ओके, बट 5 वीज़ाज 7 मास्टर कार्ड वो गलत हो जाता है। तो बैंक उसको देखता है कि इनकी ऑलरेडी इतनी लिमिट है, तो दे माइट यूज इट एंड दे माइट हैव अ प्रॉब्लम पेइंग द मंथली ये मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था। आपने प्रोबेबली शायद जवाब दे दिया, बट आई विल गिव यू अनदर अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने ये वाला टॉपिक ना क्रेडिट कार्ड वाला क्रेडिट स्कोर में उठाया था ऑलरेडी, क्रेडिट रिपोर्ट या स्कोर में उठाया था, और यहाँ भी अगर आप मेंशन कर रहे हो तो क्या ये क्रेडिट कार्ड जीडीएस और टीडीएस रेशो को भी इम्पैक्ट कर देते हैं? एक्चुअली यस एंड नो। ओके। कुछ अब आपके पास, लेट्स टेक द सिनेरियो कि प्रिया के पास एक मास्टर कार्ड है जो उसको रेगुलरली यूज कर रही है, उसकी लिमिट है 1500। दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, सबके पास होता है। बट सेकंड थे अपने राहुल थे ना, तो राहुल के पास रोहित के पास 5 बुरा मान जाएगी। तो रोहित, उसके पास सपोज कीजिए 5 क्रेडिट कार्ड हैं और उनकी कंबाइंड है 20,000। तो उसके लिए बैंक कई बार उसको ऑब्जेक्ट करता है कि इतनी लिमिट आपके पास क्यों है ऑलरेडी। तो बेसिकली दैट्स काइंड ऑफ रिस्क फॉर देम कि ये 20,000 यूज कर लेगा, पे नहीं कर पाएगा, देन इट विल हैव प्रॉब्लम पेइंग द बैंक मंथली। तो कई बार वो बोलते हैं कि इसको आप कम करो या इसको क्लोज करो। तो इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आपने वो बोला था ना कि 30% के आसपास यूटिलाइजेशन होना चाहिए जी, तब मैंने अपने दिमाग में एक अजम्पशन बना ली थी। तो फिर क्रेडिट लिमिट को बढ़ा लेंगे, जैसे कि अगर कोई 2,000 खर्च करता रहता है तो मैंने कहा 7-8 हज़ार की लिमिट ले लेंगे तो 30 से नीचे रहेगा। That won't work? नहीं, that won't work। वो ये एक्चुअली ये इंडियन थॉट, देसी थॉट नहीं, ये सिंपल ऐसा नहीं है, हमारा नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो क्या हम लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसा उठा के डाउन पेमेंट कर सकते हैं? ओह माय गुडनेस। नो। एक लाइन में आंसर देना हो तो क्यों? क्योंकि वो भी आपकी लाइबिलिटी है, ये भी लाइबिलिटी है। आप अपनी लाइबिलिटी ऑलरेडी, आप लाइबिलिटी से उठा के आप उसको इन्वेस्ट थोड़ी कर रहे हो। आपकी टीडीएस आउट हो जाएगी। ओह, ऑब्वियसली। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है पूरा जीडीएस टीडीएस रेशो पे होना चाहिए। दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। या इट इज इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा आगे चलते हैं बाजी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि भाई बैंक है जो उनको अफोर्डेबिलिटी, या आप एज ए मॉर्गेज एजेंट हैं, मॉर्गेज प्रोफेशनल। अच्छा, थोड़ा और आगे निकले ना, पहले 2 मिनट लगाओ, थोड़ा डिफरेंस बताओ कि जब हम बात कर रहे हैं बैंक या हम बात कर रहे हैं मॉर्गेज एजेंट, क्या कैसे डिफरेंट हैं दोनों? या डिफरेंट तो बेसिकली आपको जो लोन मिलना है ना, वो तो बैंक से ही मिलना है। ठीक है। तो
तो कहने का मतलब है कि रोहित और प्रिया जो बाहर फिजिकल बैंक दिख रहे हैं, एक तो उसमें चले जाएं। उसमें चले जाएं। गॉट इट। नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास आ जाएं। आप कैसे अलग हो बैंक से? हाँ, अब ये है कि अब वो एक बैंक में जाते हैं तो वो बैंक उनको क्या ऑफर करेगा, जो वाले प्रोडक्ट उस बैंक के पास हैं, 1 2 3 4 5 यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस। हमारे पास आएगा तो हमारे पास एक्सेस है 20 बैंक्स का, ठीक है। हर एक बैंक के 4 प्रोडक्ट हैं, तो वी हैव 100 ऑप्शंस। तो वी कैन सी कि इनका जो एप्लीकेशन है, लोन एप्लीकेशन, वो किस बैंक के किस प्रोडक्ट में ज़्यादा फिट होगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी ऑफर एक्स्ट्रा। ओके। एंड सेकंड थिंग, लेट्स टेक एग्जांपल। हम एग्जांपल ले रहे हैं तो लेट्स टेक द सिनेरियो कि आन दो। अब सपोज करो प्रिया और भाई साहब रोहित जी घूम रहे हैं कहीं पे, पार्क में घूम रहे हैं सैटरडे को। घूमते घूमते ध्यान आया, यार मेरे ना पेरेंट्स ने बोला था कि वो मुझे $20,000 देंगे, तो क्या मैं मंगवा लूं अभी? तो क्या करोगे? अगर आप बैंक के पास जा रहे हो तो यू हैव टू मेक अपॉइंटमेंट ऑन मंडे, देन यू गो टू देम। और हमारे पास हो तो यू जस्ट कॉल मी, हाँ जी भाई ऐसा है, क्या कर सकते हैं? तो या दैट्स द डिफरेंस। वी यू नो इंटरेस्टिंग है ये, दिस इज टोटली एडवांटेज। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इजी हो जाता है। या यही मैं बात हूँ कि अप्रोच जो है हम ज़्यादा अप्रोचेबल हैं बेसिकली। मैं कुछ ये भी सोच रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि एक किसी बैंक का या लैंडर के हिसाब से तो आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, उनका प्रोडक्ट लिमिटेड है। व्हेन यू हैव डाइवर्सिटी तो आप एक ऐसे लैंडर से अप्रूवल दिलवा सकते हो जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है या व्हाटएवर। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एग्जैक्टली ये दिस इज द केस। बहुत सारी बैंक्स हैं जो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, कुछ सपोज कुछ स्पेशल प्रोफेशंस के लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब सपोज कि ये बैंक ए के पास इस प्रोफेशन के लिए एक बढ़िया ऑफर है, लेकिन वो इस बैंक के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो अगर ये क्लाइंट किसी और बैंक के पास चलेगा तो वो क्या बोलेंगे कि वी हैव स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, बट वो मिस कर जाएंगे जो उनको वहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिलना है वो सब मिस कर जाएंगे। तो दैट्स द डिफरेंस। ओके, क्योंकि अब हम ये बात कर ही रहे हैं बैंक की, लैंडर की और मॉर्गेज एजेंट की, तो अप्रूवल या प्री अप्रूवल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्री अप्रूवल लेटर भी जो है बड़ा कॉमन टर्म है, बड़ा फेमस टर्म है। क्या होता है प्री अप्रूवल? या तो जैसे इसका नाम है सर, प्री अप्रूवल, मतलब आप मॉर्गेज नहीं अप्लाई कर रहे हो, आप मॉर्गेज लेने से पहले अप्लाई कर रहे हो कि मेरे को इस अमाउंट तक का घर लेना है। सपोज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें लेट्स से 600,000 तक का घर लेना है, तो हम क्या करेंगे, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उनकी जॉब जो डॉक्यूमेंटेशन सारी लगेगी एक्सेप्ट फॉर द प्रॉपर्टी, तो वो डॉक्यूमेंटेशन जाएगी बैंक के पास। तो बैंक उसको प्री अप्रूव करेगा कि यस बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस हम इनको प्री अप्रूवल दे रहे हैं कि ये इतने तक का घर ले सकते हैं अगर इतनी डाउन पेमेंट दे रहे हैं। तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं कि जब आप अपने रियल्टर के पास जाते हो तो बेसिकली यू कैन शो देम कि ये हमारी प्री क्वालिफिकेशन है, तो उस रेंज में आपको घर वो दिखाएंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि घर देखना शुरू करने से भी पहले सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना प्री क्वालिफिकेशन या प्री अप्रूवल चेक करो कि कितने का है। क्योंकि मैंने तो दिमाग में सोच दिया 6 लाख, पर 6 के लिए मेरे नंबर्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो पहला स्टेप है कि आपके पास जाएं और देखें कि प्री तो अच्छा, मैं आपको एक स्टेप पीछे ले जाता हूँ। अब आपने बोला कि जो होम बाइंग का प्रोसेस है वो प्री अप्रूवल से स्टार्ट होता है। एक्चुअली जो हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट होता है कि वो पहले आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को घर लेने के लिए। आपको अपना क्रेडिट स्कोर बिल्ड करना है, डाउन पेमेंट करनी है। तो पहले तो आपको वो करना है। जब आपको लगता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बन गया है, आपकी हिस्ट्री बन गई है, आपके पास डाउन पेमेंट आ गई है, देन आपको प्री अप्रूवल लेना है, अपने नंबर्स रन करवाने हैं। एंड देन थर्ड स्टेप इज गोइंग टू रियल्टर। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है, ना कि अब ये आप पूछ रहे थे कि हमारे भाईचारे में लोग क्या करते हैं, तो यही गलती करते हैं। सबसे पहले वो घर देखते हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा है, मेरा दोस्त है, वो मेरे से 2 साल पहले आया था या 3 साल पहले आया था, उसके पास 1 मिलियन का घर है, तो मैं उसकी सैलरी मेरी सैलरी सेम है, तो मैं भी 1 मिलियन का लेता हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि जब उसने वो वाली प्रॉपर्टी ली थी तो वो उसकी वैल्यू उस टाइम पे 700 थी, 700K थी, और उस टाइम पे मॉर्गेज रेट जो है
वो 1.1% 2% पे चल रहे थे और आज की डेट में वो काफ़ी डबल से ज़्यादा हैं। ये बड़ा अच्छा पॉइंटर ले आए भाजी। आप पता क्या है, कुछ चीज़ें मैंने ऐसे भी देखी, जैसे मैं कहीं बैठा था तो 2-3 ऐसे न्यू कमर थे, डिस्कशन चल रही थी उनकी मॉर्गेज को लेके, प्री अप्रूवल घरों को लेके। तो जैसे क्वालिफिकेशन की बात आई ना कि भाई कितना अफोर्ड कर सकते हैं, तो एक बंदे ने ऐप खोली किसी भी बैंक की, उस पर देखा पोस्टेड रेट क्या जी। है और उस रेट के हिसाब से कोशिश करा कि अपनी मंथली पेमेंट निकालने की जी। कि कितनी की बन सकती है, डिसाइड कि हाँ इतनी तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया क्वालिफाइंग रेट, क्योंकि जो आपका वहाँ दिख रहा है और जो जिस रेट पे आप क्वालिफाई करते हो वो डिफरेंट होते हैं, राइट? बिल्कुल डिफरेंट उसके बारे में होते ज़रा हैं बताओ। जी। जो सही पूछा आपने, जो पोस्टेड रेट होते हैं वो रेट होते हैं जिसके ऊपर आपकी मंथली कैलकुलेशन होगी, आपको कितना मंथली पे करना है बैंक को, वो कैलकुलेट होगा। बट जो क्वालिफाइंग रेट है वो हमेशा उससे ज़्यादा होता है, 2% ज़्यादा होता है, या कई बैंक्स फिक्स रखते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कि इस प्रोडक्ट के लिए ये क्वालिफाइंग रेट है, इसको 599 पे आपको करना है, इसको 6 पे करना है, तो वो हमेशा डिफरेंट तो रहता है। बैंक अपना रिस्क कवर करने के लिए बैंक अपना रिस्क देखता है। कवर करके अगर उनका पर्पज यही होता है कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ता है तो दिस पर्सन इज स्टिल एबल टू पे। तो बैंक अपना जो रिस्क असेसमेंट है वो पहले करके उसके बाद फिर आपको लोन देता है। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं कि मान लो उसने प्री अप्रूवल वगैरह ले लिया एंड एवरीथिंग। अच्छा, एक डाउन पेमेंट इज अ बिग चैप्टर, राइट? इट इज़ वेरी बिग चैप्टर। पहले तो डाउन पेमेंट क्या होती है बताओ उसके बाद। डाउन पेमेंट तो बेसिकली आपको, अगर आप घर ले रहे हो तो उसके अंदर आप अपने पॉकेट से कितना पे कर रहे हो उसके लिए, तो दैट्स कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट मोस्टली जो है दिस इज नॉट टर्म फॉर जिससे घर ले रहे हो, दिस इज फॉर द बैंक। दिस इज एक्चुअली जब आप घर ले रहे हो, जो आपका सेलर है, सपोज करो आपने एक घर ले लिया, लेट्स से कि आपने 400,000 का घर ले लिया। अब आपने बैंक के पास गए, आपने बैंक से प्री अप्रूवल लिया, बैंक ने आपको कुछ भी है, आपको सपोज उन्होंने बोला कि आप 350 आप क्वालिफाई करते हो, $350,000 हम आपको दे देंगे एज ए लोन। तो बैलेंस कितना बचा? $50,000। वो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। तो वो है डाउन पेमेंट बेसिकली। ओके, तो वो सेलर के पास जाएगा, बैंक के पास नहीं जाएगा। ओके, गॉट इट। सो अल्टीमेटली सेलर को तो सारा पैसा मिल ही जाना है, बचा हुआ पैसा बैंक दे देगा एंड कुछ पैसा जो आपने दिया है। इसमें बड़ा डाइवर्सिटी सुनने को मिलती है, कोई 5% पे ले रहा है, कोई 10% पे, कोई 15% पे, कोई 20% पे। ये कैसे डिफर कर रही हैं ये चीज़ें? एक्चुअली ये बहुत सही है आपका। ये जो 5% है ना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो ये बड़ा कॉमन है कि ये हम लोग तो 7 लाख का घर देख रहे हैं, तो 35,000 हमारी डाउन पेमेंट है। सो अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा नहीं होता है। तो वो होता है मिनिमम 5%, बस उसके ऊपर कुछ कंडीशंस हैं कि आप इस अमाउंट तक का घर लोगे तो 5% डाउन करोगे, इसके ऊपर जितनी अमाउंट जाएगी उसके ऊपर 10%, फिर 15%, और इस अमाउंट से ज़्यादा आप घर ले रहे हो तो आपको 20% डाउन करना पड़ेगा। ये सिर्फ 5, 10, 15 उस केस में है जब आप इंश्योर्ड मॉर्गेज ले रहे हो, CMHC से इंश्योरेंस ले रहे हो। अब ये क्या बला है बीच में? तो ये एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम है। जो आप जो फर्स्ट टाइम होम बायर को जो घर ले रहे हैं उनको हेल्प करता है। बेसिकली आप 5% दो डाउन पेमेंट और आप इंश्योरेंस ले लो CMHC से, जो कनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, और भी हैं 2-3 एजेंसीज ऐसी। तो वो आपको इंश्योरेंस बाय करनी होती है। इससे क्या है कि अगर कल को आप डिफॉल्ट करते हो तो बैंक को पैसा CMHC देगा बेसिकली, क्योंकि बैंक ने आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा लोन दे दिया है, उसकी सिक्योरिटी आपको एजेंसी इंश्योरेंस के फॉर्म में दे रही है। आप इस तरीके से समझिए कि आप घर ले रहे हो, आप फर्स्ट टाइम घर ले रहे हो जैसे, अब उसमें 95% स्टेक बैंक का है, आपका 5% है। कल को आपने उसकी पेमेंट नहीं की मंथली, तो बैंक को क्या करेगा? 95 का क्या करेगा उसका? वो बैंक को कोई इंश्योरेंस चाहिए ना, इंश्योरेंस चाहिए कि आप बिका नहीं बिका, फिर उसके ऊपर उसकी कॉस्ट लगती है बेचने में, उस पर टाइम लगता है, तो वो सब रहता है। तो उसके लिए, उसको कवर करने के लिए CMHC है। तो बेसिकली ये है। कई लोगों को ना ये बात करते सुनते देखा है कि यार 20% हमेशा बढ़िया है, 20 करोड़ नक्की हो। इज इट ट्रू कि 20% इज ऑलवेज बेटर? देखिए, जो अपने इंडियन मेंटालिटी है वो तो यही है कि आप जितना कम लोन लोगे वो अच्छा है।
बट अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास 20% डाउन पेमेंट है तो यस व्हाई नॉट। बट अगेन और चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है कि सिर्फ आपकी डाउन पेमेंट आपकी कॉस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी क्लोजिंग कॉस्ट होती हैं। तो ये नहीं है कि आपके पास जितना पैसा है वो सारा आप घर में डंप कर दो, बाद में आपको फर्नीचर मूव करने के लिए आप लाइन ऑफ क्रेडिट से ले रहे हो, सो दैट्स आल्सो नॉट वाइज। तो वो सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी है, क्लोजिंग कॉस्ट रहती है, लॉयल्टी फीस रहती है एंड ऑल दैट। करेंगे इसके बारे में बात। आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब शायद दे ही दिया है, क्योंकि एक ये भी मेंटेलिटी हमारी रहती है, आदत है हमारी स्टार्टिंग से, बचपन से हमने देखा है सारी जेबें झाड़ फूक के, मतलब कुछ भी लेना है, मान लो फिर सोफ़ा भी लेना है ना, अगर 15-20 हज़ार का बजट होगा, 7-8 हज़ार का, तो सब देख लेंगे, गुल्लक तोड़ दिया, फलाना कर दिया, करके ले लो 15 हज़ार का, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद व्हाट यू सजेस्ट कि वो थिंकिंग को थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि डाउन पेमेंट के रिगार्डिंग ही पूछ रहा हूँ कि क्या अपनी पूरी सेविंग घर के डाउन पेमेंट में झोंकना ठीक है? एक्चुअली नहीं ठीक है सर, पूरा झोंकना तो ठीक नहीं है। वो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। खैर लोगों की अपनी डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, बट अगर आपको ऑप्शन मिल रही है, अगर आपको 5% डाउन पेमेंट दे के घर मिल रहा है, आपके पास सपोज 7% है डाउन पेमेंट, तो आप 2% अपने पास रखो, क्योंकि कल को आपको उसकी क्लोजिंग कॉस्ट चाहिए, आप उसमें कुछ आपको बहुत सारे काम करने होते हैं न्यू घर में आपको, राइट। आपको कुछ बैकयार्ड बनवाना है, या आपको फर्नीचर लेना है, या कुछ भी करना इवन है, तो आपके खर्चे रेंट से जब आप ओन पे जा रहे हो तो वैसे बढ़ जाने, प्रॉपर्टी टैक्स आपने पे करना है, लैंड ट्रांसफर टैक्स आपने पे करना है, खैर वो क्लोजिंग में आ जाएगा, बट प्रॉपर्टी टैक्स इज रेगुलर थिंग, वो आपकी वैसे बढ़ने वाली है, लायबिलिटी सारे के सारी। तो आप जब आप रेंट पे रहते हो तो कई बार आपको वाटर बिल और ये सब नहीं देना होता, तो जब आप जाते हो तो फिर वो सारे बिल चालू हो जाते हैं, ये सब है। ओके। या और सेकंड चीज क्या है कि एक हमारे आदत होती है ना कि जब फर्स्ट टाइम घर ले रहे हैं तो जितनी कैपेसिटी का ले सकते हो उससे ज़्यादा का लो। तो ये गलत है यहाँ पे। तो आपका जो फर्स्ट घर है ना, दैट शुड नॉट बी योर ड्रीम हाउस। इट्स एक्चुअली ग्रेजुअल स्टेप। आप एंट्री लेवल घर लो, फिर आप कंफर्टेबल होते हो, यू मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। दिस इज नॉर्मली द कैनेडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स हियर। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने जब मैं नया नया आया था ना, एक बात बोली थी, ही वाज आयरिश का है, मतलब 4-5-6 जनरेशन हो चुकी हैं उनके यहाँ पे। तो ही सेड कि चंदर कभी भी ना पहला घर जो है ना, आपकी कितनी भी औकात हो, राइट, लेकिन पहला घर जब आप नई फैमिली शुरू कर रहे हो सब कुछ ना, तो छोटे से शुरुआत करना चाहिए। इस डजंट मीन कि आपके पास पैसा है और आपने बड़ा घर ले लिया एंड देन ग्रेजुअली उसको बढ़ाओ, तो यू विल हैव द प्रॉपर फीलिंग उस चीज़ की ना। और जब फिर मैं इस साइकिल में आया घर लेने के, तो देन आई रियलाइज्ड कि यस ही वाज राइट, क्योंकि घर को मेंटेन करना, कि कितना पोर्शन आप यूज़ कर पा रहे हो, देन आप यंग फैमिली है तो बच्चे, आपके छोटे बच्चों के लिए क्या चीज़ ठीक है, राइट, एक ही फ्लोर पे क्या होना चाहिए, या 3 बेडरूम का, या व्हाटएवर इज द सिनेरियोस। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यू ऑलवेज गो ग्रेजुअल, स्टार्ट विद अ स्मॉल हाउस एंड देन ग्रेजुअली, उसमें सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है, राइट, कि आपने स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज़ें अचीव की हैं। बिल्कुल सही बात। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, कि हमने मान लिया कि रोहित एंड प्रिया आर वेरी डिसेंट बच्चास, उन्होंने अपना 3 साल निकाल लिया, PR ले लिया, क्रेडिट अच्छा बना लिया, प्री अप्रूवल ले लिया, घर देख लिया, मज़ा आ गया। अब उनको मॉर्गेज चाहिए घर क्लोज करने के लिए जी। तो मॉर्गेज कैसी दिखती है उसके बारे में बात करते हैं। तो मॉर्गेज की बात जब भी करते हैं ना, सबसे पहली जो हमारी घंटी अटकती है वो अटकती है वेरिएबल या फिक्स। क्या होता है ये? सर देखिए, जो जैसे नाम है, एक्चुअली 3 होते हैं बेसिकली, फिक्स, वेरिएबल और एडजस्टेबल। तो मोटा मोटी फिक्स का मतलब रहता है कि आपका मंथली जो पेमेंट है वो सेम रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर 2 पोर्शन रहते हैं। जब आप जो मंथली पे कर रहे हो उसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं, एक आपके प्रिंसिपल को कवर करता है या एक आपके इंटरेस्ट को कवर करता है। तो उसका मतलब क्या है, फिक्स का मतलब कि स्टार्टिंग में आप जितनी 5 साल की टर्म ले रहे हो तो आपको 5 साल का वो लिखा आ जाता है कि इस महीने आपके अकाउंट से इतने पैसे जाएंगे, सपोज $2000 जाएगा, उसके अंदर उसके में से 1200 आपके प्रिंसिपल को कवर करेंगे, 800 आपके इंटरेस्ट को कवर करेंगे, और दैट्स नॉट गोना चेंज। मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता रहे नीचे जाता रहे, आपको नहीं फर्क पड़ता। ये हो गया तो फिक्स। आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स हो गया, आपका लॉक हो गया वो। सेकंड होता है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या रहता है, नॉर्मली जो बड़ी बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, आपका मंथली अमाउंट सेम रहेगा, आपका 2000 है तो 2000 ही रहेगा। बट अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मोर
विल गो टुवर्ड्स इंटरेस्ट। सपोज उस 2000 में से 1200 इंटरेस्ट पे जा रहा है और 800 आपके प्रिंसिपल को कवर कर रहा है। टेक्निकली आपकी मंथली बढ़ गई है पेमेंट, नहीं, बट आप वैसे पे नहीं कर रहे हो तो उसमें से बैंक अपना इंटरेस्ट ज़्यादा काटने ज़्यादा लग काट गया रहा है। और तो फिर कुछ मोमेंट ऐसे भी आ जाते होंगे कि वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट में जाने लग गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कई बार वो नेगेटिव में भी चला जाता है। देन बैंक विल आस्क यू टू इंक्रीज द जी, पेमेंट। वो तब बैंक आपको ऑप्शन देता है। वो हुआ है पीछे 2-3 सालों में लोगों के साथ। तो ये वेरिएबल है। तो बेसिकली क्या है कि अगर फिक्स में आपको पता है कि 5 साल बाद आपका मॉर्गेज अमाउंट XYZ अमाउंट रह जाएगा, वेरिएबल में आपको नहीं पता है। तो ये तो आप चीटिंग कर रहे हो सर कि अभी आपने पीछे 5 साल बोल दिया। तो होम लोन या मॉर्गेजेस ये तो लंबी चलती है ना, 20, 25, 30 साल ऐसे चलती जी, है। 2 चीज़ें होती हैं सर, एक एमोर्टाइजेशन और एक टर्म। तो मैं टर्म की बात कर रहा हूँ, 5 साल की टर्म है। एमोर्टाइजेशन 30 साल। ये फिर से 2 टर्म्स आपने बीच में डाल दी। पहले किसके बारे में बताओगे? एमोर्टाइजेशन टर्म क्या है? एमोर्टाइजेशन का मतलब है कि 30 साल की एमोर्टाइजेशन सपोज कर लो हमने ले ली, तो इसका मतलब है कि आपको पूरा लोन जो आपने लिया है, लेट्स सपोज आपने 550 का लोन लिया है, तो आप पूरा 30 साल में उसको पे करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ऐसे समझना कि भाई रोहित जो है ना, रोहित क्योंकि नया ही है इस कंट्री के अंदर, तो वो अभी तक जो सजेशन है ना अपने पापा से लेता है, उसके फादर से लेता है। वो इंडिया में बैठे हैं फ़ोन करके, और उन्होंने को फ़ोन किया एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे भाई 25 साल का लोन है। एंड देन ही सडनली डिस्क्राइबिंग कि मेरे 5 साल के लिए मेरा ये इंटरेस्ट हो जाएगा। एंड देन तो ही इज़ कन्फ्यूज नाउ कि भैया लोन तो 25 साल का था, तो ये बार बार ये 5 साल के बाद क्या झटका लग रहा है। ये कन्फ्यूजिंग है सर, फर्स्ट टाइम के लिए कन्फ्यूजिंग है। तो ये क्या है, बैंक आपको ऑप्शन देता है बेसिकली एक क्लाइंट के लिए ही है। सपोज आज की डेट में आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 4%। अब वो इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली कम हो गया, तो 5वें साल तक वो जाते जाते 2.5 रह गए। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। तो आप 5 साल बाद उसको रिन्यू करोगे, जब आपकी टर्म खत्म हो जाएगी तो आप उसको रिन्यू करोगे, तो आपको 2.5 पे मिलेगा। जबकि तो उसके लिए आपको एक बेनिफिट दिया हुआ है फेडरल की तरफ से कि आप 5 साल के लॉक कर लो। 5 साल बाद आपकी मर्जी है, आप किसी और बैंक के साथ जाना चाहते हो, इसी बैंक के साथ रहना चाहते हो, या आप क्या करना चाहते हो। ये तो इन टर्म्स अच्छी बात है कि आपको हर 5 साल बाद मौका मिल रहा है रीनेगोशिएट करने का अपनी मॉर्गेज को। अब बेसिकली यस, तो दिस इज द थिंग। तो फिर तो ये 25 साल का अगर मान लो तो उसमें तो 5 मौके मिलने वाले हैं। 5 मौके मिलने वाले हैं। और जब आप रिन्यू करते हो तो आपके पास एक और ऑप्शन रहती है। क्या? आप फिर से अपनी टर्म इंक्रीज कर सकते हो। और वो क्या है? आप आपके 25 साल की बजाय फिर से 30 साल का लोन ले लो। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रीफाइनेंस। ओह, तो बेसिकली सपोज आप रोहित की बात कर रहे हैं, तो 5 साल बाद सपोज उनकी फैमिली बड़ी हो गई, तो उन्होंने एक वैन लेनी है अभी। तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बाहर कार लोन लो, या फिर जब आप अपना घर रीफाइनेंस करवा रहे हो उसमें से पैसा निकालो और उसमें से कुछ पोर्शन अपना वैन के लिए डाउन पेमेंट दे दो। तो यू कैन डू दैट। तो वो फिर 25 साल तक चलेगा। और बाहर से कार लोन लोगे 5 साल का, तो वेरी गुड। ये तो फिर आप $100-200 महीने में आप कार ले सकते हो इस हिसाब से। तो सर अब इतनी माइक्रो तो हम लोग नहीं करेंगे कि इसमें $100 लगता है या 150 लगता है। या सेकंड एग्जांपल हम बोल रहे हैं, सपोज करो आप 5 साल उन्होंने डिसाइड किया कि हमें जो बेसमेंट है ना उसके अंदर रेनोवेशन करवानी है, उसके अंदर हमें बेडरूम लगवाना है, क्योंकि उसके पापा आ रहे हैं यहाँ से इंडिया से, तो उनके रहने के लिए जगह बनानी है। तो अब या तो आप अपनी पर्सनल लोन लो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, या फिर जब आप रीफाइनेंस करवा रहे हो तो उसमें से पैसा निकाल के अपनी बेसमेंट बनवा लो। आपके घर की वैल्यूएशन भी बढ़ जाएगी एंड यू कैन यूज दैट। तो काफ़ी लोग ना अपने लोग इंडिया से जब डाउन पेमेंट की बात आती है ना, बोलते हैं कि वो तो हमारे घर इंडिया से मंगवा लेंगे। मगर क्या रूल होता है डाउन पेमेंट को अगर घर से मंगवाने का? आप मंगवा सकते हो। देखिए, जो कुछ तो रूल्स हैं इंडिया में, आप कितना मंगवा सकते हो, कितना आपको टैक्स पे करना है, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवा सकते हो, डाउन पेमेंट मंगवा सकते हो, या अपने रिलेटिव से। तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं सर, या तो आप उसको अपने अकाउंट में रखो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए रखोगे तो फिर बैंक उसके ऊपर कम क्वेश्चन पूछता है। गॉट इट। अदरवाइज आपको कुछ फॉर्म साइन करके देने होते हैं सेंटर की तरफ से, कुछ ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखानी होती हैं, जस्ट शो करने के लिए कि आपके पास जो मनी आई है वो लेजिटिमेट है एंड आपने इसको वापस नहीं देना है। तो अगर आप इंडिया से लोन लेके दे रहे हो ना, तो फिर वो एक रेड फ्लैग होता है कि इसका मतलब आपकी लायबिलिटी है वहाँ पे और यू हैव टू पे बैक।
सो जो भी आपको दे रहा है ये ध्यान रखिए, उनको लिख के देना पड़ेगा कि हम ये पैसे वापस नहीं लेने वाले हैं इनसे। पता नहीं, आपसे बात करते करते ना दो यूनिक से सिनेरियोज बन रहे हैं। मान लो कि रोहित ने और प्रिया ने प्री अप्रूवल ले लिया था जी, और प्रॉपर्टी अपनी देखनी शुरू कर दी थी, ऑल गुड राइट, और प्री अप्रूवल बैंक से लेके दे रखा आपने उनको जी, और अब प्रिया की नौकरी चली गई, मार्केट ऐसी ही चल रही है। जी, तो अब वो आपके घर तो देख रहे थे कि अब उनको तो आइडिया, उनको तो लगा कि प्री अप्रूवल तो हमने बैंक से ले लिया है, तो देखते रहे प्रॉपर्टी, अब वो आपके पास आ गए मॉर्गेज कराने के लिए, तो अब क्या, कहाँ फंसेंगे वो लोग? जी बिल्कुल फंसेंगे सर, क्योंकि प्री अप्रूवल का इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको अप्रूव, इसलिए तो इसको प्री अप्रूवल बोलते हैं। तो बैंक उसके बेस पे आपको लोन डिस्पर्स नहीं करेगा, आपके फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी। अगर आपकी जॉब चली गई है, चेंजेस आ गई हैं आपकी सिचुएशन में, तो वी हैव टू रीइवैल्यूएट कि अब आपकी इस सिनेरियो में आपकी एलिजिबिलिटी कहाँ पे है। तो मान लो उन्होंने आपको बताई ही नहीं है बात, इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। ओके ओके, बैंक विल नॉट गो हेड विद दिस, क्योंकि बैंक तो अपना सारा कुछ वेरीफाई करके उसके बाद ही, इनफैक्ट जब आप फाइल लगाते हो तो मोस्ट बैंक्स, आई वोंट से ऑल, बट मोस्ट बैंक्स कॉल योर एम्प्लॉयर, तो वो एम्प्लॉयर से वेरीफाई करते हैं कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, और ये भी वेरीफाई करते हैं कि इसका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो चुका है एंड ऑल दैट, तब आपको वो लोन डिस्पर्स करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने ना बीच में क्लोजिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे जी, हाँ प्लीज। नहीं, वो फिक्स और वेरिएबल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो भी कंप्लीट कर रहे थे। तो ये बेसिकली ये फिक्स और वेरिएबल का केस है। अब आपने पूछा था कि कौन सा बढ़िया है, तो ये सर इसका आंसर ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। ठीक है, तो जिस आदमी ने, जो सैलरीड बंदा है जिसने अपने लिए घर लेना है, उसका डिफरेंट सिनेरियो है। जिसने अपने घर को थोड़े सालों में फ्लिप करना है, सेल करना है, ठीक है, और उसने उसमें टेनेंट को बिठाना है, तो उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये इसका एक सिंपल सा आंसर नहीं है कि कौन सी वाली बढ़िया है, दोनों ही बढ़िया है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सूट करती है। तो वो एक्चुअली आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर मान लो किसी को 2-3 साल का ही टारगेट है, फिर बेचनी है, फ्लिप करनी है, तो कौन सा वेरिएबल या फिक्स ठीक रहेगा? अगर आपने 3 साल में सपोज बेचनी है तो दोनों ही ठीक है। अगर आपने 2 साल में बेचनी है तो फिर मैं बोलूँगा कि आपको वेरिएबल की तरफ जाना चाहिए। 1 साल में बेचनी है तो वेरिएबल, क्योंकि उसमें वेरिएबल में आपका जब आप ब्रेक करते हो ना, टर्म को ब्रेक करते हो, तो उसमें पेनल्टी कम लगती है बेसिकली सिर्फ इसीलिए, क्योंकि आप घर बेचोगे तो ऑब्वियसली पैसे से मॉर्गेज को पूरी करोगे तभी घर बेचोगे, तभी बेच पाओगे। और अगर आप बीच में करते हो तो बैंक कैलकुलेट करता है कि अगर आप 3 साल तक रखते या 5 साल तक अपनी टर्म कंटिन्यू रखते और आप अभी उसको ब्रेक कर रहे हो, आपका उस टाइम पे रेट क्या था, आज की रेट में रेट क्या है, मेरे को कितना लॉस हो रहा है, वो बैंक आपसे वसूलेगा। मेक सेंस। ओके, तो क्विकली ना टच करते हैं उस जो क्लोजिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि जो एडिशनल कॉस्ट हो सकती है जिसके बारे में आदमी सोचता नहीं है, सेविंग्स होनी चाहिए, तो कुछ बताओ 2-4 तरह की क्लोजिंग कॉस्ट। जी, हम लोग नॉर्मली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट बीइंग अ मॉर्गेज एजेंट ये हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम जब क्लाइंट से डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं तो उनको वो सारा अप्रॉक्सीमेट क्लोजिंग कॉस्ट के बारे में बताते हैं कि इतनी आपकी क्लोजिंग के लिए कॉस्ट आ जाएगी। अब क्योंकि फर्स्ट टाइम होम वर्क के लिए तो बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स चल रही हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट भी होता है, बट स्टिल उनको कुछ कॉस्ट जो उनको देनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा लॉयर ढूंढना पड़ता है जो आपकी क्लोजिंग करवा दे, तो उनकी अपनी फीस रहती है। दैट्स वन थिंग टू कंसिडर। फिर उसके बाद लैंड ट्रांसफर रहता है, टाइटल सर्च, टाइटल इंश्योरेंस, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकल, वो आपको वो बता देंगे। तो ये सारे खर्चे रहते हैं। जीएसटी का तो चलो अभी आज की डेट में बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। बीच में आपने ना एक सीएमएचसी वाला डाला था, पॉइंट डाला था, जी, तो उसका भी प्रीमियम रहता होगा कुछ? जी, वो प्रीमियम जो है आपकी मॉर्गेज के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। सपोज आपने 5 लाख की आपकी मॉर्गेज है तो 15,000 प्रीमियम बन रहा है, तो आपको 5-15 की पूरी मॉर्गेज मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये काफी अच्छी फैसिलिटी है फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। ये एब्सोल्युटली। और जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह है वो इंक्लूड रहता है इन सब कैलकुलेशंस में? नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है जब आप मॉर्गेज एप्लीकेशन फाइल करते हो तो उसके अंदर कंसिडर करती है बैंक, बट
अदरवाइज आपको वो एकदम से कुछ क्लोजिंग के टाइम पे कुछ नहीं पे करना होता, वो आपका मंथली सिटी को देना होता है। ओके, तो वहाँ तो फिर उनको ऑप्शन मिल जाते हैं कि उनको मंथली पेमेंट देनी है, क्वार्टरली देनी है, या एक साथ या वो सब मिल जाती हैं, और कई बार बैंक्स भी कर लेते हैं आपके बिहाफ पे, आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, देन दे पे टू यू नो सिटी, बट मोस्टली लोग खुद ही करते हैं उसको, वो क्योंकि आपके हाथ में रहता है, कंट्रोल रहता है। ओके वेल, तो यहाँ मेरे ख्याल से हमें रोहित को और प्रिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देना चाहिए। उन्होंने अपनी मॉर्गेज ले ली है, और मॉर्गेज लेने के बाद उन्होंने घर भी ले लिया है, राइट। उन्होंने आपको थैंक यू बोल दिया है, और आपने BMW ले लिया, राइट। अब मान लीजिए 1 साल हो गया उनको घर में रहते हुए, अब उन्होंने आपको डिनर पे इनवाइट किया है, बीइंग ए नाइस क्लाइंट ऑफ योर्स, आपने अच्छी रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन की, आप उनके घर गए हो डिनर पे। अब मान लो कि अब उनमें थोड़ी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है रोहित में और प्रिया के अंदर, वो आपसे एक बात पूछते हैं कि भाई अब आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्लाइंट को घर लेने से 1 साल पहले पता होनी चाहिए, ऐसे कोई 1 या 2 पॉइंटर आपके पास हो? जी, सबसे पहले तो यही है कि आपको, जो मैंने आप देखा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके स्कोर की, क्रेडिट स्कोर की। मोस्टली लोग अवेयर नहीं होते हैं, और उनके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं, या उनकी बहुत सारी मिस पेमेंट होती हैं, जिसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो बैंक को एक मिनिमम स्कोर चाहिए होता है आपका, इसको बीकन स्कोर बोलते हैं, वो आपको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। आप घर लेने के लिए सोच रहे हो, डोंट गेट अनदर कार, डोंट गेट अनदर क्रेडिट कार्ड, ट्राई टू सेव सम मनी, जैसे बोलते हैं ना, अपने क्रेडिट को थोड़ा संभाल के रखो, एटलीस्ट 1 साल तक उसको थोड़ा रिपेयर करो। तो या दैट्स द बेस्ट थिंग आई वुड से। बिगेस्ट मिथ क्या है भाजी अपने देसी मॉर्गेज को लेके? मिथ तो यही है कि आई डोंट नो इफ इट्स गुड टू से, बट ये है कि ले लो, ये तो मॉर्गेज तो हो ही जाती है, देखी जाएगी, हो जाएगी मॉर्गेज, तो हो जाएगी वो। दैट्स नॉट should we go deep into this? या स्किप कर दें अगले पार्ट के लिए? इसको स्किप करके रखते हैं। नहीं, मतलब ऑनेस्ट एडवाइस तो यही है कि आपको अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से ही घर लेना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू योर विश। आई एम प्रीटी श्योर कि आप ना क्लाइंट की क्लोजिंग के बाद भी टच में तो रहते ही हो, बिल्डिंग रिलेशनशिप, हमारे क्लोज सर्कल में होते हैं, वी आर इन नोडवा, तो वैसे ही छोटी सिटी है, कम्युनिटी छोटी है जी करके। क्या लगता है कि बिगेस्ट रिग्रेट क्या होता है बायर्स का घर लेने के बाद, एज फार एज मॉर्गेज एंड फाइनेंस एंड मैथ इज कंसर्न? देखो सर, जो इंसान है ना, वो कभी सेटिस्फाई तो होता नहीं है, तो वो उनको तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो अब किसी ने सपोज घर ले लिया जो प्री बिल्डिंग है, मतलब जिसके अंदर प्री कंस्ट्रक्शन है, कोई रह रहा है उसके अंदर, बेसिकली पुराना ले लिया। तो उनको लगता है कि यार हम नया ले लेते तो ये बढ़िया था। किसी ने नया ले लिया तो उनको लगता है यार इसके अंदर इतना सारा काम करवाना पड़ गया, तो हम क्यों ना, घर को क्या होता है, वो दूसरा वाला ले लेते जो ऑलरेडी ठीक था। बट अगेन इट्स नॉट माई टॉपिक, बट ये तो रियल्टर आपको अच्छे से बता पाएंगे। बट आपको कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए कि कम्युनिटी कैसी है, स्कूल्स कैसे हैं, अमेनिटीज़ कैसी हैं आसपास में, एंड देन गो फॉर इट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो आपका बजट आपको कहाँ तक अलाउ करता है कंफर्टेबली उसके लिए पे करने के लिए। तो बाद में रिग्रेट करने का तो फ़ायदा नहीं है ना सर। कई बार वो आपको देन हैव टू कीप इट। बड़ा घर ले लेते हैं कुछ लोग, हमें जी मतलब रिक्वायरमेंट बड़ी, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक क्लाइंट थे, उनका क्या था कि हमें घर लेना है जहाँ पे डबल कार गैराज हो, 2 उनके पास एक ही कार है। अब आई डोंट नो कि क्या है, ठीक है। फिर कुछ रहता है कि हमें तो जी फिनिश्ड बेसमेंट चाहिए, उसका कोई यूज़ है नहीं है डजेंट मैटर, या हमें तो लॉन्ड्री ऊपर चाहिए, उसका क्या पर्पस है। तो कई बार वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अच्छी प्रॉपर्टीज नहीं लेते हो, दूसरी प्रॉपर्टी बाद में सोचते हो यार ये इससे कुछ फ़ायदा तो नहीं हुआ, बट आई कुड हैव रीथिंक अबाउट दिस। तो वो सब चीज़ें सोच लेनी चाहिए। ओके, फेयर इनफ। लॉन्ग टाइम पाजी,
ठीक ठाक बातें हो गई। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस एपिसोड टू मच क्योंकि बड़ा बेसिक है और ऐसे लोगों के लिए कि जिनको बड़ी बेसिक नॉलेज चाहिए, ऑल्दो नॉलेज होती है बट बिट्स एंड पीसेस के अंदर होती है। आई वांट कि एक कंटिन्यूटी के अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है तो थोड़ा याद ज़्यादा रहती है, समझ में जल्दी आता है। तो हम अब पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट अंत में पहुंच गए हैं। अंत में जाने से पहले मेरे पास एक छोटा सा खेल आपके लिए, एक रैपिड फायर क्वेश्चंस का। आई जस्ट वांट यू टू आंसर वन वर्ड, आइदर आई विल गिव यू टू चॉइस, यू जस्ट चूज वन। तो ये वन वर्ड टाइप ही हो गया, राइट? I'll try. आर यू रेडी? Yes. ओके, सो बाय और रेंट? Buy. ओके, फिक्स्ड और वेरिएबल? Depends. Elaborate. It depends upon We your already situation. talked about this, Yeah. right? Okay, condo or freehold? Freehold. Okay, 5% or 20% down payment? Again, it depends. It can be true for one party, but not for another one. You're playing smart, eh? Mortgage broker or bank? Obviously, broker, mortgage brokers. Lowest rate or best rate? Best rate, not lowest. Lowest rates are cannot be the best rates. But a difference is me. I mean, Okay, well enough. Renewal or refinance? refinance. Okay, biggest mortgage myth? हो ही जाएगा. हो ही जाए. Okay, one word for first time buyer. Just one word. Think Wow. and prepare before Nice. act. Nice, perfect. Okay भाजी, ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा? Yeah, I'm really excited to be here for the first time, and thank you so very much for hosting. यू आर मोस्ट वेलकम भाजी। जाने से पहले ना मैं मोस्टली एक मैसेज लेता हूँ ऑडियंस के लिए। यहाँ पर फर्स्ट टाइम होम बायर जो होने वाले हैं उनके लिए बनेगा, बट लेकिन मैं आपको चाहूँगा कि वो मैसेज आप दो, लेकिन ये सोच के दो कि आपका खुद का रियल छोटा ब्रदर इंडिया से कनाडा आ गया है जी. उसको अगर आपको एडवाइस देनी होगी मॉर्गेजेस की रिलेटेड, तो वो एडवाइस क्या होगी? जी, आई थिंक हमने पहले ही बात की है. Your first home should not be your dream home. ओके, It's a journey, Don't go for the best one in the first shot. ओके, थैंक यू सो मच पाजी। एक Thank बार you. फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए, और वीकेंड के ऊपर स्पेशली जो बच्चों का टाइम है वो आपने सीएस टॉक्स को दिया। बहुत बहुत थैंक यू। Thank you so very much, sir. सो गाइज, ये था आज का एक बेहतरीन, इट वाज नॉट अ करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन थी इसमें मॉर्गेज को लेके। हम मॉर्गेज में डिटेल में और भी पॉडकास्ट बनाएंगे। जैसे पहले हमने करियर की बात की थी एज ए मॉर्गेज एजेंट की, आज हमने मॉर्गेज में बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी और हाउ ए न्यू कमर कैन एंटर इनटू मॉर्गेज, उसकी हमने बात की है। तो अगर आप पॉडकास्ट के इस लेवल तक पहुंच गए हो तो आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो इस पॉडकास्ट को अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के ग्रुप के अंदर पॉडकास्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक नए गेस्ट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए प्यारे से पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। जय राम जी की।